गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 10th बायोलॉजी के पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारे मुख में क्या क्या उपस्थित होते हैं। इसी सीरीज के पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे मुख के अंदर क्या होती है, मुख गुहा होती है। इसे कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद क्या पढ़े थे पिछले लेक्चर में, दांत को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए थे। इसमें ये था कि दांत कितने होते हैं, दांत जीवन में कितने बार निकलते हैं, दांतों की संख्या कितनी होती है, ये सब हम कंप्लीट कर दिए थे। आज हमारा आता है लार ग्रंथ। लार ग्रंथ को पढ़ने से पहले हम देखते हैं आखिर यह लार ग्रंथ होती क्या है। लार ग्रंथ मुख में उपस्थित होती है, जो मुख में ही चिपचिपे तरल का श्रावण करती है, और इसी चिपचिपे तरल को क्या कहते हैं, लार कहते हैं। यह क्या करता है, भोजन को कूचते वक्त गीला करता है, जिससे भोजन को कूचने में और पचने में आसानी होती है। इस लार में ही एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है, भोजन अथवा रोटी कूचते वक्त मीठा लगता है। ऐसा महसूस होता है कि ना हम रोटी कूच रहे हैं वह मीठा लग रहा है। क्यों मीठा लग रहा है? क्योंकि उस भोजन में उपस्थित मंड को लार का टाइलिन एंजाइम मंड में चेंज कर लार का टाइलिन एंजाइम मंड को शर्करा में चेंज करता है। तो देखते हैं कि यह लार ग्रंथि होती क्या है। लार ग्रंथ की मुख में 3 जोड़ी पाई जाती है, यानी 3 जोड़ी यानी 6 की संख्या में। और इनका नाम सबसे पहले क्या आता है, कर्णमूल हो गया, उसके बाद अधोहन हो गई, तीसरा अधोजिह्वा हो गई। कर्णमूल क्या होता है, यह कांत के मूल के पास स्थित होता है, यानी कर्णमूल यहाँ पर स्थित होता है। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, यह सबसे बड़ी लार ग्रंथ होती है। उसके बाद आता है अधोहन। देखिए अधो का मतलब क्या होता है, नीचे। कभी भी ऊर्ध्व का मतलब ऊपर होता है, अधो का मतलब नीचे होता है। हन, देखिए ध्यान दीजिएगा, अधो का मतलब नीचे हो गया, हन का मतलब ये देखिए जो जबड़े की हड्डी है ये वाला, इसी को क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैक्सिलरी हड्डी, और हिंदी में क्या कहते हैं, हन। तो इसी जबड़े की हड्डी के नीचे रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, अधोहन, इसीलिए। उसके बाद आता है तीसरा अधोजिह्वा ग्रंथि। ये कहा जाता है, अधो का मतलब फिर से नीचे हो गया, और जिह्वा का मतलब जिह्वा, यानी यह ग्रंथ जिह्वा के नीचे स्थित होती है। अब देखिएगा ये सब 3 ग्रंथियां हो गई, या 3 जोड़ी ग्रंथियां हो गई। देखिए अगर हम अपना चेहरा इस साइड करें तो 3 इस साइड उपस्थित होंगी, 3 इस साइड, यानी 3 जोड़ी उपस्थित होंगी, जिनकी संख्या 6 होगी। अब चूंकि ये लार ग्रंथियां तो लार का श्रावण करेंगे। लार का श्रावण करने के लिए इनमें क्या होगी, नालिका होंगी। इन नालिकाओं को क्या कहते हैं, इसे देख लेते हैं। जो इस कर्णमूल की नालिका होती है उसे क्या कहते हैं, स्टेंसल नालिका। ये क्या होती है, कर्णमूल सबसे बड़ी ग्रंथ होती है, सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। तो यह क्या काम करती है, सबसे ज्यादा लार का श्रावण करेगी। सबसे ज्यादा लार का श्रावण करेगी तो क्या होगा, यह भोजन को सबसे ज्यादा कूचने में मदद करेगी। तो भोजन को सबसे ज्यादा कूचा कहा जाता है मोलर दांत में, तो यह अपने श्रावण को मोलर दांत में ही छोड़ता है। तो देखिए मान लीजिए मोलर दांत है, ये अपने स्टेंसल नालिका के माध्यम से लार को कहाँ छोड़ रहा है, मोलर दांत में, ये आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है दूसरा अधोहन। अधोहन ग्रंथि है, यह अपने श्रावण को हुआर्टस नालिका के माध्यम से जिह्वा के दोनों बगल में छोड़ता है। देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम जिह्वा अपनी उठाए हैं, अगर आप भी ये प्रैक्टिकल करके देखोगे, अपनी जिह्वा उठाओगे तो दोनों तरफ जिह्वा के नीचे यहाँ पर देखिए दोनों साइड में क्या होंगे, मान लीजिए ये क्या है हमारा, ये जिह्वा है, यहाँ पर बीच में क्या होता है, एक धागे जैसे रचना होती है। इसी दोनों धागे की तरफ क्या होती है, 2 छोटे छिद्र होते हैं। कभी कभी इससे लार पानी के रूप में बाहर निकल आता है। तो वही क्या है, अधोहन ग्रंथि जो होती है अपने श्रावण को
वारटस नालिका के माध्यम से जिह्वा की दोनों बगल छोड़ती है। देखो जिह्वा उठाया है। उसके बाद तीसरा आती है जो सबसे छोटी होती है अधोजिह्वा ग्रंथि, यानी यह जिह्वा के नीचे उपस्थित है, जो अपने नालिका के माध्यम से, इसकी नालिका क्या है, रेविनस नालिका है। रेविनस नालिका के माध्यम से अपने श्रावण को, चूंकि अधोजिह्वा जिह्वा के नीचे है तो जिह्वा के नीचे छोड़ती है अपने श्रावण को। अब इसकी नालिका कोई स्पेसिफिक नहीं होती, यानी 2 या 3 4 5 6 7 8 5 6 से अधिक नालिका ये मिलकर श्रावण का काम करती है। इतना कंप्लीट। आपने अभी तक ये देखा कि लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है, यानी 6 की संख्या में जो लार का श्रावण करती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या होती है, कर्णमूल, जो कान के पास स्थित होती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कर्णमूल। दूसरी क्या है, अधोहन, क्योंकि यह हनुहड्डी की, देखिए इसका नाम क्या होता है, हनुहड्डी, हनुहड्डी के नीचे उपस्थित होती है। तीसरा क्या है, अधोजिह्वा, क्योंकि वह जिह्वा के नीचे स्थित होता है। इतना भी कंप्लीट हो गया। ये अलग अलग ग्रंथियां अपने श्रावण को अलग अलग नालिका के माध्यम से मुख गुहा के अलग अलग पार्ट में छोड़ती हैं। जैसे क्या हो गया, सबसे बड़ी जो क्या होती है, कर्णमूल ग्रंथि अपने श्रावण को एक्सटेंशन नालिका के माध्यम से मोलर दंत में छोड़ती है। दूसरा क्या हो गया, अधोहन, जो वारटस नालिका के माध्यम से अपने श्रावण को जिह्वा के दोनों साइड छोड़ती है। और एक क्या होता है, अधोजिह्वा, जो रेविनस नालिका के माध्यम से जिह्वा के नीचे अपने श्रावण को या अपने लार को छोड़ती है। इतना कंप्लीट हो गया। जो हमारा लार होता है, इसमें क्या होता है, 99% क्या होता है, जल होता है, और शेष 1% क्या होते हैं, इसमें क्या कुछ टाइलिन एंजाइम होता है, कुछ क्या होते हैं, लवण होते हैं, लवण तथा टाइलिन एंजाइम होते हैं, टाइलिन एंजाइम। आप स्पीकर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमारे क्या है, लार ग्रंथि है। सबसे पहले क्या होती है, कर्णमूल, जो अपने किस नालिका के माध्यम से श्रावण को छोड़ती है, एक्सटेंशन। दूसरा क्या होता है, अधोहन, जो अपने श्रावण को वारटंस नालिका के माध्यम से कहाँ छोड़ती है, जिह्वा के दोनों साइड, ये दिखाए गए हैं। तीसरा क्या होता है, अधो जिह्वा, यानी जिह्वा के नीचे, जो अपने श्रावण को रेविनस नालिका के माध्यम से जिह्वा के नीचे छोड़ती है। अगर आप इसका चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो तो ले सकते हो। और ये सब, इनकी संख्या 2 होगी, इनकी भी संख्या 2 होगी, इनकी भी संख्या 2 होगी, यानी ये जोड़ी के रूप में लाती है। टोटल इनकी संख्या कितनी होगी, 6 है। जब कोई पूछे कि जो कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, क्या बताओगे, 3, जबकि कितनी संख्या में पाई जाती है, तो अगर ऑप्शन दिया रहे 3 जोड़ी तो 3 जोड़ी लगाओगे, अगर 6 दिया रहे तो 6 ही लगाओगे। एक कंप्लीट। और लार में 99% जल पाया जाता है तथा शेष 1% लवण तथा टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। अब इसके अलावा देखिए, आपने कभी सुना होगा कि जो कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, या जो पशु होते हैं, ये क्या होता है, अपने घाव को चाट कर ठीक कर लेते हैं। क्यों करते हैं, देखिए जो इनके, जो कुत्ता बिल्ली गाय भैंस या पशु होते हैं, इनके लार में इस टाइलिन एंजाइम के अतिरिक्त एक रोगाणुनाशी और एंजाइम पाए जाते हैं, उसके नाम क्या होते हैं,
जो कुत्ता बिल्ली ये होते हैं, ये सब होते हैं, उनके लार में रोगाणुनाशी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। इसीलिए जब वो अपने घाव को चाटते हैं तो उसमें जितने भी रोगाणु होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, उनका घाव वक्त के साथ ठीक होने लगता है। अब इसके अलावा आप देखोगे कि गांव में क्या होता है, गलसुआ रोग। गलसुआ यानी तुम्हारा गाल क्या होगा, सूज जाएगा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मम्प्स कहते हैं। क्या, मम्प्स। इसमें होता क्या है कि जब हमारी जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है कर्णमूल, जो कान के पास स्थित होती है, यहाँ पर क्या होता है कि जब इसमें रोगाणुओं का संक्रमण हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, अपने एक्चुअल आकार से ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमें दर्द और जलन महसूस होता है। इसीलिए क्या होता है, हम क्या कहते हैं, हमें गलसुआ रोग हो गया है, अथवा इंग्लिश में मम्प्स हो गया है। और इनमें जीवाणु विषाणु का संक्रमण अथवा रोगाणु का संक्रमण वक्त के साथ अपने आप ठीक भी हो सकता है। अगर दवा नहीं लोगे तब भी ठीक हो जाता है, अमूमन तो ठीक हो जाता है, लेकिन हमें एहतियात के रूप में दवा लेना ही चाहिए। तो चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी के साथ लार के विषय में तथा लार ग्रंथियों के विषय में ये लेक्चर फिनिश होता है। अगले लेक्चर में हम किसके विषय में पढ़ेंगे, जीवा के विषय में। तब तक के लिए गुड लक।